Hello, friends. Welcome to Autism Talks. I am Dr. Gandhi again, and I have Dr. Gupta with me. And today we are going to talk about sensory issues associated with autism. Yes, welcome. आप लोगों का स्वागत है Autism Talks में. और it is my great honor to have Dr. Raghu Gandhi, award-winning psychiatrist, child psychiatrist, and he's been a good friend of mine for last many years. हमारा same program है, हमारे same teachers हैं, same training है. तो I'm really looking forward कि हम लोगों तक आसान भाषा में correct information, scientific information autism के बारे में पहुंचाएंगे. तो आज हम सेंसरी इश्यूज जो हमारे ऑटिज्म में रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं. Okay. और ये एक एरिया है ऑटिज्म में जिसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं. अगर ये इश्यूज ठीक से एड्रेस ना हो तो बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं. Correct. बच्चे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, कुछ चीजों को सीख करते हैं. अगर इसकी ठीक से इंफॉर्मेशन ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सेंसरी परसेप्शनल डिस्टर्बेंसेस या सिंपल भाषा में सेंसरी इश्यूज जो ऑटिज्म में होते हैं, संवेदी इश्यू ऑटिज्म में काफी ज्यादा मिलते हैं. लेकिन डॉक्टर गांधी, मेरा शुरुआत में ही आपसे एक सवाल है. कई लोग बोलते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर सेंसरी इश्यूज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, डज दैट मीन कि उस बच्चे को ऑटिज्म है? सो सेंसरी इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं. ऐसे उनको भी हो सकते हैं जिनको ऑटिज्म नहीं है. ये बाकी डायग्नोसिस जो रहते हैं जैसे ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें भी हो सकते हैं. आम ऐसे लोगों में भी हो सकते हैं जिसमें कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस नहीं है. बिल्कुल करेक्ट. इनफैक्ट ये कहा जाता है कि द सेंसरी परसेप्शनल डिस्टर्बेंसेस इज एन अम्ब्रेला टर्म. मतलब उसमें बहुत कुछ चीजें इंक्लूडेड होती हैं, कई नॉर्मल लोगों को भी होते हैं. इनफैक्ट मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं बचपन से मैं शर्ट के टैग्स नहीं यूज कर सकता. दैट समथिंग, मुझे सबसे पहले टैग निकालने पड़ते हैं, विच सिंपली मीन्स कि एक ट्रैफिक जैम है नर्व्स का अराउंड सम पार्ट ऑफ माय बॉडी, मेरे लिए बैक ऑफ द नेक, जिसकी वजह से एक छोटी सी चीज, एक ट्रिवियल सी चीज, हाँ, इतना ज्यादा सेंसिटिव रिस्पॉन्स दे सकती है. तो कई लोगों को होते हैं, मुझे है, एंड आई डोंट थिंक आई हैव ऑटिज्म. सो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. सर, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं. कई लोग बोलते हैं कि SPD, सेंसरी परसेप्शनल डिस्टर्बेंस, एक डिफरेंट डिसऑर्डर है. कई लोग बोलते हैं SPD ऑटिज्म का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए, शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. कई सारे स्क्रीनिंग टूल्स भी होते हैं विच हैज अ सेंसरी अप्रोच टुवर्ड्स इट. तो सर, इस बारे में आप कुछ लाइट डालना चाहेंगे कि इज इट अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म, इज इट अ पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या समथिंग डिफरेंट? या बिल्कुल. सो जो ऑटिज्म का जो कोर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें सिवियर लिमिटेशन होती है सोशल कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में, और सेकंड कंपोनेंट होता है रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स. कि ऑटिज्म के बच्चे, जैसे कि हमने पहली वीडियोस में भी बात की है, कि एक ही तरह की चीज बार बार करना चाहेंगे, उनके फिक्स्ड इंटरेस्ट रहते हैं. लेकिन उसी अगर क्राइटेरिया को आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें ऐसा सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज का मेंशन है. Correct. और ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का आप ये समझ लिए, एक क्योंकि ये इतना कॉमन है तो ये एक मेजर हेडिंग में एक सब हेडिंग है. तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सेंसरी इश्यूज एक पार्ट है. अगर आप ये सिर्फ गौर से पढ़ें, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इट इज हिडन, छुपा हुआ है. अगर आप गौर से पढ़ें तो आप पाएंगे कि इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो सर शुरू करते हैं. तो शुरुआत में सब लोग जानते हैं 5 सेंसेस होती हैं, हिंदी में 5 इंद्रियां, जिनको हम बोलते हैं विजन, साइट, दृष्टि, जो आंखों से कंट्रोल होता है, ईयर्स, साउंड, आवाज, नोज से स्मेल, नाक से सुगंध, टंग, जुबान से टेस्ट, स्वाद, और स्किन से टच या छूना जिसे बोलते हैं. तो ये 5 सेंसेस हैं. लेकिन सेंसरी इश्यूज को समझने के लिए 2 और सेंसेस हैं जिनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा. 2 सेंसेस हैं. एक तो बैलेंस, जो कान के अंदरूनी भाग यानी इनर ईयर पे रेगुलेट करता है. और दूसरा जो है वो है प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब बॉडी की अवेयरनेस. इसको कैनेस्थीसिया भी बोलते हैं. और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझाना पसंद करता हूँ. जैसे कई लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसमें सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही फेमस इंडिया के बैट्समैन थे.
तो क्रिकेट में कहावत होती है सर कि तेंदुलकर नोट्स एग्जैक्टली वेयर इज ऑफ स्टंप इज, मतलब उनको एक स्पेस में अपनी बॉडी की इतनी अवेयरनेस है कि उनको पता है कि उनका ऑफ स्टंप किधर है। फिर उनको अपनी बॉडी को ऐसे मूव करना है, किस बॉल पे किस कितने डायरेक्शन में किस तरह से कितने प्रेशर से शॉट खेलें कि पहली बॉल पे आगे बढ़ के छक्का मारते हैं और दूसरी बॉल पे डेलिकेट सा फ्लिक करके पीछे की तरफ चौका मार देते हैं। तो उनकी पूरी बॉडी मूवमेंट इन स्पेस, प्रेशर, कितना प्रेशर से शॉट मारना है, सब कुछ बहुत ही रिफाइंड वे से कंट्रोल कर रही है विदाउट हिम बीइंग इवन अवेयर, अनकॉन्शियसली। या एक और सिंप्लीफाइड एग्जांपल हो कि अंडे को तोड़ना विदाउट बर्स्टिंग इट, जिसमें जितना प्रेशर चाहिए होता है, ये प्रोप्रियोसेप्शन है। इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जॉइंट और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सातों को हम 7 सेंसेस बोलते हैं जब हम सेंसरी इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर गांधी, मेरा सही बात है। यस, हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो ये वेस्टिबुलर है या जिसको आप बैलेंस कहें, और अगर आप ह्यूमन और लाइक एनिमल इवोल्यूशन में भी जाएं तो ईयर हियरिंग बाद में डेवलप हुआ एज अ परसेप्शन। उससे पहले जो वेस्टिबुलर जो हमारा सिस्टम था, ईयर का जो मेन रोल था वो बैलेंस ही था। अच्छा, तो हाँ, और उसके बाद हियरिंग एज अ सेकेंडरी परसेप्शन डेवलप हुआ। ओके ओके। तो सर मैंने यही सोचा कि अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपन पहले 3 अपन हियरिंग, विजन और साउंड को डिस्कस करेंगे। सेकेंड फेज के अंदर हम लोग टच एंड टेस्ट को डिस्कस करेंगे, और थर्ड के अंदर हम वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन को एक अलग अलग तौर से डिस्कस करेंगे। और बेसिक कंसेप्ट क्या है सर कि एक इंडिविजुअल हाइपर सेंसिटिव हो सकता है किसी चीज से, और हाइपो मतलब कम सेंसिटिव हो सकता है। जो हाइपर होगा वो अवॉइड करेगा, जो हाइपो होगा वो सीख करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा वो बिहेवियर करना चाहेगा। हाँ, सही है। तो इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं कैटेगरी, जो नॉर्मल है, जिनको बिल्कुल बिल्कुल जो नॉर्मल वे में परसीव करते हैं चीजों को। हम जब नॉर्मल कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वो इंटेंसिटी क्या लगती है, क्या वो ज्यादा लगती है या वो कम लगती है। अगर करेक्ट, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ परसेप्शन और इंटेंसिटी नॉर्मल लगती है, जो वो टॉलरेट करते हैं, तो उसको कहते हैं एक नॉर्मल लेवल ऑफ परसेप्शन है। यार नाइदर हाइपर सेंसिटिव नॉर हाइपो सेंसिटिव। लाइक कई लोग होते हैं जिनको पेन के प्रति भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि आप चूटी भी करेंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और कई बहुत ज्यादा पेन भी टॉलरेट कर पाते हैं बिना चूकिए। हाँ, ऐसा अगर आप ग्रेज एनाटॉमी देखें तो उसमें एक एपिसोड भी था कि जिसमें एक बच्चा था जिसको शायद ऑटिज्म था, और उसको किसी ने हॉकी के बैट से पीट दिया था। अच्छा। तो ही केम टू द हॉस्पिटल एंड ही हैड नो पेन, और कुछ ही देर बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स ब्लीड कर रहे होते हैं। वाओ। क्योंकि उसका पेन टॉलरेंस इतना ज्यादा था कि ही वाज नॉट एबल टू लाइक, उसके बॉडी में वो वार्निंग साइंस ही नहीं थे कि अंदर ब्लीडिंग चल रही है। ओके, पेन टॉलरेंस बहुत हाई थी, और ये फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, ये काल्पनिक कैरेक्टर है, राइट? हाँ हाँ, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए अपन शुरू करते हैं एक एक सेंस ऑर्गन पे डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम विजन की बात करेंगे। कई बच्चे होते हैं जिन्हें तेज रोशनी, ब्राइट लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या किसी स्पेसिफिक लाइट की वेवलेंथ से वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे पीली लाइट से, ब्लू लाइट से। जैसे एक बच्चा था सर, मेरा पेशेंट, जो पीली लाइट से उसको बहुत ज्यादा पीली लाइट से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। रात के वक्त यूएस में आप नोट करेंगे काफी ज्यादा येलो फ्लोरेसेंट लाइट यूज की जाती है, एंड व्हेन आई आस्क्ड देम टू रिप्लेस इट टू व्हाइट लाइट, उसकी लाइफ बिकेम अ लॉट इजियर बिकॉज ही वाज नॉट एज इरिटेटेड विद दैट येलो लाइट। सेकेंडली, कई बच्चे होते हैं जिनको रात को सिर्फ कैंडल लाइट ही पसंद आती है, दैट्स द राइट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन फॉर देम। तो ज्यादा होना या कम होना, उनमें दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे लाइट डिम कर दीजिए, कई चश्मे आते हैं, कई स्पेसिफिक वेवलेंथ को ब्लॉक करने वाले भी चश्मे आते हैं, जो बहुत छोटी सी चीज है जो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने एक पेशेंट देखा था जिसमें जो कंप्यूटर पर जो जो पुराने कंप्यूटर आते थे उस पे वो कुछ पढ़ ही नहीं पाता था, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको वो फ्लिकर्स दिखते थे जो हमें नहीं दिखते हैं। तो उसका तो
ही वाज नॉट एबल टू, वो कुछ देख, वो पढ़ ही नहीं पाता था, तो उसको जो बुक्स होती थी तो या तो वो बुक्स पढ़ता था, और बुक्स में भी क्या है, जो प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग में जो बारीकियां हैं कि कहाँ कहाँ इंक है और कहाँ कहाँ इंक नहीं है, जैसे कि वो इंक जेट प्रिंटर्स, वो जो डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर आते हैं जिसमें वो डॉट्स 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 से एक अल्फाबेट बनता है, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उसमें, वो उसको पढ़ ही नहीं पाता था। तो उसका जो ट्रीटमेंट रहता है कि आज जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे एलईडी एलसीडी मॉनिटर्स हैं, तो वो वाली उस तरह के जो डिवाइसेस हैं या उस तरह की जो स्क्रीन हैं, वो उनके लिए काम करती हैं। और सर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उनकी जिंदगी काफी ज्यादा छोटे छोटे बदलाव से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है रेजिंग अ सेंसरी स्मार्ट किड, और उस किताब के अंदर एक सेंसरी चेकलिस्ट उन्होंने पब्लिश करी है। और सेंसरी चेकलिस्ट में जो हम बात कर रहे हैं प्रीटी मच वैसे ही सिम्टम्स हैं, एक लंबी सी 2-3 पेज की लिस्ट है। कई बार मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप सेंसरी चेकलिस्ट को एक बार फॉलो करिए, इट्स अ कॉपीराइटेड थिंग, लेकिन पर्सनल यूज के लिए यू कैन यूज इट एज पर द ऑथर। तो जब पेरेंट्स चेकलिस्ट फॉलो करते हैं तो उनको कई सारी चीजें समझ में आती हैं, और ये छोटी छोटी चीजें काफी डिफरेंस कर सकती हैं। कई बार पेरेंट्स कुछ भौचक के रह जाते हैं, जैसे लाइट की बात करें, नेक्स्ट साउंड में बात करेंगे कि एक बच्चा था, उसको घड़ी की टिक टिक इरिटेट करती थी, और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। जब उन्होंने ये चेकलिस्ट देखी एंड दे फिगर्ड आउट, that was a ground breaking thing for the kid, और उसकी लाइफ काफी आसान हो गई, उसकी इरिटेबिलिटी टैंट्रम्स काफी आसान हो गए। बिल्कुल। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन हमें मिलती हैं, जैसे कि आपने अभी साउंड के बारे में बताया, तो अगर हम साउंड की बात करें तो कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं साउंड्स को लेकर, और ये ऑटिज्म में बहुत ज्यादा कॉमनली हमें दिखता है कि जैसे कि उदाहरण के लिए एक जो मैंने एक बच्चा देखा जिसको, जो घर में जो फैमिली डॉग है, अगर वो बार्क कर रहा है, वो भौंक रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, तो उसके बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ा हो जाता था, उसके बिहेवियर आते थे, क्योंकि वो उस साउंड को, मतलब उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसके, मान लो कि दांत में कोई ड्रिल कर रहा है, उसने ऐसे मतलब डिस्क्राइब किया। तो वो बच्चे ये बताएंगे कि वो मॉल में नहीं जा सकते, या और वो जैसे शादी में बारात में नहीं जा सकते जहाँ पे बहुत ज्यादा लाउड है, ठीक है। और तो ये आप देखेंगे वो ऐसे अपने कान ऐसे बंद कर लेंगे, क्योंकि उनको आम जो नॉर्मल जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो अधिकतर लोगों के लिए वो नॉर्मल है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा होती है। राइट, करेक्ट। तो उसके अगर ये पता हो तो उसके कुछ करेक्टिव मेजर्स रहते हैं, जैसे कि आजकल नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स आ गए हैं, करेक्ट, तो वो आप वो लगा लो, तो उससे बच्चों को। और गौर करने की बात यह है कि कई बार क्लिनिकली ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं कि एक बच्चा है उस पर्टिकुलर कमरे में नहीं जा रहा, तो फैमिली को समझ में नहीं आता कि क्यों डर बैठा है, या किसी एक जगह या किसी एक सिचुएशन में वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, तो अगेन पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है। तब ये आइडेंटिफाई कर पाने से काफी चेंजेस आते हैं। क्लिनिकल एग्जांपल्स में दूं तो एक बच्चा था जो फ्रिज खराब होने वाला है वो पहचान गया, क्योंकि उसे पहले से समझ में आ रहा था, बिकॉज ही इज वेरी हाइपर सेंसिटिव टू वॉइस। अभी रिसेंटली एक और ग्रोन अप ऑटिज्म, हमने जब डिटेल में डिस्कशन की तो हमें पता चला कि पड़ोसी का एयर कंडीशन की आवाज उनको इरिटेट करती है, और जिसकी वजह से उनका मूड अप एंड डाउन रहता है। हाँ, तो उस कई बार मैं क्या करता हूँ सर कि हाइपर एक्यूसिस भी एक फिनोमेना होता है, मतलब कई ईयर्स बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव टू साउंड होते हैं। तो अगर आप हाइपर एक्यूसिस किसी को डायग्नोज करते हैं तो समटाइम्स ईएनटी के पास जाके सर्जिकली ऑपरेट करके भी आपकी हाइपर एक्यूसिस कम होती है, आपकी साउंड सेंसिटिविटी कम होती है, एंड दैट मेक्स योर लाइफ अ लॉट इजियर। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपने पहले अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि जब हम ऑटिज्म का असेसमेंट करते हैं तो उस असेसमेंट में जो हियरिंग है वो एक कंपोनेंट है, कि जैसे किसी को मान लो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है
तो हम पहले उनके कान भी चेक करते हैं। करेक्ट। तो कोई भी बच्चा है जिसमें हमें ऑटिज्म का डाउट होता है तो हम ENT रेफरल करते हैं। ओके। और उससे भी हमें फायदा इस चीज में एक थोड़ी क्लैरिटी मिलती है कि जो साउंड्स को लेके कोई हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है। एंड ओवरऑल भी हियरिंग टेस्टिंग इज रिकमेंडेड फॉर एवरी किड। बिल्कुल। ओके, सो थर्ड आता है सर स्मेल। एंड अगेन स्मेल में भी हाइपर और हाइपो सेंसिटिविटी दोनों हो सकती है। कई परफ्यूम की स्मेल नहीं पसंद आती। एक बच्चा था जो एक रास्ते से स्कूल जाता था तो वहां से उसको इरिटेशन होती थी। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट की स्मेल नहीं पसंद आती थी। तो जब रास्ता बदला तो उनकी परेशानी भी काफी कम हो गई। तो मुद्दे की बात सर ये है कि बीइंग माइंडफुल, बीइंग अवेयर एंड मॉडिफाइंग अकॉर्डिंगली कि फंक्शनैलिटी भी मेंटेन रहे और ये सारे ट्रिगर्स भी हट जाएं। एक फाइन बैलेंस अगर मेंटेन करें तो देयर इज अ हाई चांस दैट किड्स एंड अप डूइंग बेटर। हाँ बिल्कुल। तो हम ये सारी बातें इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं, किसी भी बच्चे को देखते हैं जिसको ऑटिज्म है और हम देखते हैं कि उनके कुछ बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, ये कहना कि भाई ये डिफरेंट हैं और उसको लेबल करना कि ये प्रॉब्लमेटिक हैं, हमें थोड़ा सा एज अ पेरेंट और एज अ प्रोवाइडर हमें डिटेक्टिव बनना पड़ता है कि ये चीज क्यों हो रही है, ये ऐसा क्यों करता है। और बहुत सारे सेंसरी इश्यूज रहते हैं और जो कि ड्राइव करते हैं वो बहुत सारे सेंसरी इश्यूज रहते हैं, उसके कारण वो ऐसा करते हैं। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी हम स्मेल की बात कर रहे थे, अभी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट देखा जो कि क्योंकि कोविड चल रहा है और जो हैंड सैनिटाइजर है, तो जिसने भी हैंड सैनिटाइजर यूज किया है रिसेंटली, एंड वो दूर से ही बता देता था कि ये तुम अभी हैंड सैनिटाइजर यूज करके आए हो, क्योंकि उसका जो अल्कोहल का जो स्मेल है, ही वाज एबल टू वो सेंस कर पा रहा था जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है। बिल्कुल। एक हाइपो सेंसिटिविटी का भी देखा मैंने कि उसने मुझे बताया कि जैसे कि यहाँ US में गैस हीटर होते हैं, जो गीजर्स रहते हैं जिसमें, और आपको पता है जिस भी चीज में गैस यूज करते हैं तो अगर वो लीक करे तो उसकी एक स्मेल रहती है। बिल्कुल। तो उसने मुझे बताया कि एक बार गैस लीक कर रही थी घर में और उसको मतलब पता ही नहीं चला जब तक कि उसकी मदर आई और उसने बताया कि यह तो ऐसा लग रहा है घर में तो घर सब गैस से भरा पड़ा है। क्योंकि और वो भी ऑटिज्म के कारण था कि समटाइम जब कभी ऑटिज्म में कुछ लोगों की जो स्मेल की परसेप्शन होती है वो कम होती है। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है कई बार कि एक बच्चा है, माँ बोलती है कि एक ही डियो है, वही डियो पसंद आता है उनको, रोज वही, और अगर डियो बदल गया या मार्केट में नहीं है या मैन्युफैक्चर नहीं हो रखा तो अब दूसरा कोई डियो उनको हैंडल नहीं हो पाता। आई थिंक इसमें दोनों इश्यूज होते हैं सर। एक तो हाइपो, तो एक पर्टिकुलर डियो उनको बेस्ट लगता है, स्टिमुलेशन, काम डाउन, और हाइपर टू अदर स्मेल्स, एंड एज अ रिजल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन में उनका एक रिजिड स्केड्यूल हो जाता है, रोज की सेम चीज बस रोज की रोज वैसे ही चाहिए। बिल्कुल। और अगर कंपनी ने थोड़ा सा भी इंटेंसिटी चेंज कर दी तो वो बता देंगे। बिल्कुल। और यूजुअली कई, अगर आप किसी अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएं, हु दे डू अ वेरी गुड जॉब ऐसी सिचुएशन में, तो दे यूजुअली हैव अ होम बेस्ड डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल इन सब चीजों के लिए, जो काफी हद तक हेल्पफुल साबित होती है। उनको अडेप्टिव फंक्शनिंग इंप्रूव करती है, मतलब ओवरऑल उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ाती है, उनको जो इश्यूज हो रहे होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। होम बेस्ड डिसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स होती हैं जिसमें चीजों से स्मेल कराते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ के करने लग जाते हैं, लेकिन इट नीड्स टू बी डन अंडर सुपरविजन, क्योंकि कब करना है, कितना फोर्स करना है, वो सब आपको सुपरविजन के बाद ही हो सकता है। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ करें, डोंट डू इट विदाउट एनी सुपरविजन। सही बात है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को पता होता है कि एक 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 स्टेप वाइज फैशन में चीजों को एक्सपोजर किया जाता है। अगर आप एकदम ही बिल्कुल बढ़ा देंगे तो बच्चा बिल्कुल घबरा जाएगा, तो जिसको ऑटिज्म है वो घबरा जाएगा और
उसको उसके बिहेवियर्स आने लगेंगे। तो एक स्टेप वाइज फैशन में जो करने का तरीका है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही बता सकता है। Yes, sir. एक बार not regarding autism, but we are talking about anxiety and anxiety का treatment in younger kids. तो मैंने उनको एक प्रोटोकॉल समझाई, एजुकेट करी, एंड मैंने उनको बोला 12 वीक का प्रोग्राम है, एंड दे वर वेरी गुड एजुकेटेड पेरेंट्स, एंड दे वर वेरी मोटिवेटेड कि उनका बच्चा ठीक हो। बहुत मेहनत करी, लेकिन एक हफ्ते में प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही बदलाव आता है। आप फास्ट करेंगे तो उससे उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव, इट कुड इवन गेट वर्स। हाँ, और उसका कारण ये भी है कि ब्रेन को चेंज होने में क्योंकि टाइम लगता है, right. तो आप अगर उसको 12 हफ्ते ब्रेन को चाहिए बदलाव के लिए, तो उसको 12 ही चाहिए। आप अगर एक हफ्ते में करने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, टेस्ट और टच को हम साथ में करेंगे। जैसे ऑटिज्म में टेस्ट के रिसेप्टर्स भी कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए खाने में देखिए 3 चीज होती है, स्वाद, गरम ठंडा, प्लस टेक्सचर। तो ये तीनों के रिसेप्टर अलग हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स टंग के अंदर होते हैं, टच रिसेप्टर्स भी टंग में होते हैं, एंड हॉट एंड कोल्ड के भी रिसेप्टर्स वहां पे होते हैं। और इनमें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। ऑटिज्म के अंदर दे हैव सर्टेन प्रेफरेंसेस एंड सर्टेन थिंग्स दैट दे अवॉइड, एंड एज अ रिजल्ट दे एंड अप बीइंग पिकी ईटर्स। तो पेरेंट्स बहुत समझदारी से वो सारी चीज अवॉइड करते हैं जो उनको परेशान करती हूँ, और उनको वो दिया जाता है जो उनको चाहिए, बट एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम वही होती है कि न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन किया जाए। इट्स अ फाइन बैलेंस विच कैन बी वेरी चैलेंजिंग। अगेन, occupational therapist, they do have protocols for desensitization, and I'm not an expert, मैं एक occupational therapist नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आपको theoretical बात समझा रहा हूँ। Practically it should be done under supervision. हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई बार डाइटिशियंस भी हेल्प करते हैं इन चीजों में, राइट कि डाइटिशियंस ये बता सकते हैं कि वो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि एक बच्चे का प्रेफर्ड फूड क्या है, वो क्या क्या चीजें खाना पसंद करता है, उसका चार्ट बनाते हैं। उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें कितना फैट है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, और क्या मिनरल्स रहते हैं, और क्या चीजें हैं वो कम पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं डाइट को। बहुत कॉमनली पेरेंट्स की कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा कुछ ही चीजें खाना पसंद करता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें पेरेंट्स बताते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ मैकडोनल्ड का एक पर्टिकुलर तरह का चिकन सैंडविच ही खाता है, और उसको हर रोज वही खाना है, उसी टाइम पर खाना है। ठीक है, तो अगर आप कहीं और से ले आएंगे या आप घर पे बनाएंगे तो वो खाएगा ही नहीं। तो कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसक्रीम ही खाते हैं। एग्जाम्पल की तौर पे एक मैंने पेशेंट देखा, वो एक यहाँ पे ब्रांड है स्किनी काउज। तो स्किनी काउज के आइसक्रीम सैंडविचेस आते हैं जिसमें कि 2 बिस्किट रहते हैं और बिस्किट के अंदर वेनिला आइसक्रीम रहती है। तो वो सिर्फ वही सैंडविचेस खाता है, और उससे मैंने पूछा कि तुम वही क्यों खाते हो, तो वो बोलता है कि मुझे उसका जो रैपर है वो पसंद है, और उसमें जो कलर्स हैं और वो जिस तरह से लिखा गया है, और जो जिस तरह से वो सैंडविचेस और वो जो बिस्किट्स अलाइंड हैं वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड हैं, और आई लाइक द टेस्ट, आई लाइक द कंसिस्टेंसी। अगर आप उसका ब्रांड चेंज कर दोगे, आप नेस्ले का ले आओगे, किसी और का ले आओगे, तो ही इज नॉट गोइंग टू ईट दैट। सर मैं तो पेरेंट्स को वो दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैंने आप ही से सीखा है कि रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर जो है, कई पेरेंट्स को लगता है कि कुछ करना है, लेकिन कई बार कुछ करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों के लिए रिवॉर्डिंग होता है। कैन यू प्लीज एलैबोरेट फॉर द ऑडियंस दैट वंडरफुल कंसेप्ट? हाँ, तो जो नई स्टडीज है ना, तो नई स्टडीज कुछ जैसे हम लोग जैसे हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं उनको गाने सुनने पसंद होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको पर्टिकुलर तरह का खाना पसंद होता है, तो उससे उनको रिलैक्सेशन मिलता है, उससे उनका स्ट्रेस कम होता है। तो उन सबका एक तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। तो जो ऑटिज्म में जो नई रिसर्च आई है उसमें ये बताया जाता है कि कुछ जो ये बिहेवियर्स रहते हैं
वो बिहेवियर्स को एक बाहर वाले की व्यू पॉइंट से देखें, जिसको ऑटिज्म नहीं है उसको लगता है वो बिहेवियर अजीब लगते हैं और प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। उनसे बात करें जिनको ऑटिज्म है, उनको वो बिहेवियर्स रिलैक्सिंग लगते हैं। उसको स्टिमिंग भी कहा जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, लाइक हाथ ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो अगर वो एक ऐसी कंडीशन में है जहां पे उनको स्ट्रेस हो रहा है और अगर वो हाथ ऐसे हिलाते हैं तो उनसे उस मूवमेंट से या उस बिहेवियर से उनका स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि मान लो उनको स्कूल जाना पड़ रहा है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हैं और उनको बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, तो उससे उस आवाज के कारण उनको एंजाइटी हो रही है। वो इंटॉलरेंट है बहुत तेज आवाज से, उससे उनको एंजाइटी हो रही है, उससे घबराहट हो रही है। तो जो उनका बिहेवियर्स हैं जो जिससे उनको रिलैक्सेशन मिलता है, हो सकता है उनका ये हैंड फ्लैपिंग वो बिहेवियर वो हो, तो वो जो हैंड फ्लैपिंग करेंगे या अगर ये बिहेवियर करेंगे तो उससे उनको रिलैक्सेशन मिलता है। बिल्कुल। तो ये कहना कि हम ऐसी कोई दवाई है जिससे हैंड फ्लैपिंग बंद हो जाए, क्या हम उनके हाथ जोड़ दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे वो हैंड फ्लैपिंग रोक दें, तो वो हेल्पफुल नहीं रहेगा उनके लिए। बिल्कुल करेक्ट। कुछ चीजें रहती हैं जैसे कि मान लो कई बार बच्चे हेड बैंगिंग कहते हैं, जैसे हेड बैंगिंग मतलब कि दीवार पे सिर मारना, तो वो हमें पता है कि कोई बहुत तेज करेगा तो उससे उसको हेड इंजरी होती है। या तो वो वाले बिहेवियर रहते हैं जो हम रोकना चाहेंगे। बट अगेन इसमें हमें एक बहुत अच्छा जासूस बनना पड़ता है, डिटेक्टिव बनना पड़ता है कि कोई बच्चा क्यों कर रहा है और किस सिचुएशन में करता है। अगर आपको वो चीज समझ आ जाए तो आपकी आधी समस्या का हल निकल जाता है। एंड आप पाएंगे कि एक्चुअली डोपामिन रिलीज होता है, विच इज अ रिवॉर्ड। इट्स वेरी रिवॉर्डिंग टू एंगेज इन सच बिहेवियर, एंड ऑटिज्म के बच्चे बोलते हैं कि वी लाइक डूइंग इट एंड वी डोंट वांट टू स्टॉप डूइंग इट। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब जो नई स्टडीज बताती हैं, मतलब हाँ, इंडिकेट करती हैं कि ये बिहेवियर्स अगर किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उसको रोकना नहीं चाहिए 100% ऑफ द टाइम्स। ओके, चलिए सर वापस टच पे आते हैं। तो नेक्स्ट इज टच। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, मेरी खुद का एग्जांपल क्लोथिंग। हाँ, क्लोथिंग का जैसे आपने बताया, जैसे टैग्स होते हैं, टैग्स बहुत ज्यादा मतलब उनको एक सेंसेशन होती है, एक अनप्लेजेंट या ये कहिए कि अनकंफर्टेबल रहते हैं अगर कुछ टैग्स होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया है कि जैसे ये रहती है ना जो जैकेट्स रहती हैं जिसमें फ्लीज लगी होती है। कुछ बच्चे जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको फ्लीज बहुत मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पर ठंड है तो पहनना तो है ही है। तो वो क्या करते हैं, उसको उल्टा पहनते हैं ताकि फ्लीज बाहर रहे। ठीक है, तो उस तरह का रहता है। तो टच में भी ये रहता है कि टैग्स हो गए, फ्लीज हो गई, टू टाइट या टू लूज फैब्रिक। हाँ, टू टाइट टू लूज। हाँ, फैब्रिक प्रेफरेंस कुछ लोगों को पॉलिएस्टर होता है या सिंथेटिक्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो जो प्योर वूल होती है, क्योंकि अपना काम मेजॉरिटी ऑटिज्म के बच्चों के साथ ही होता है। तो एक हैबिट है जो क्लिनिकली अपन लोग सब लोग समझ के करने लग जाते हैं। हम हमेशा पूछते हैं बच्चों को एग्जाम करने से पहले कि मैं आपको टच कर सकता हूँ क्या। अगर स्टेथोस्कोप यूज करना हो तो हम पूछते हैं कैन वी टच। कारण यही है कि कई ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं जो हल्के से टच पे भी बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। तो हमेशा बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे कान को छू के देखूंगी या देखूंगा। तो अगर परमिशन लेते हैं तो एकदम से स्टार्टल नहीं होते। एक बहुत जरूरी बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ टो वॉकिंग के बारे में, विच इज एक्चुअली वेरी क्लोजली रिलेटेड टू टच। तो जैसा मैंने अपने वीडियोस में बताया कि टो वॉकिंग इज वेरी कॉमनली फाउंड इन ऑटिज्म। और टो वॉकिंग के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो मस्कुलर कारण हो, मसल स्टिफ हो रखी हो जिसकी वजह से टो वॉक करते हो। तो अगर आप सर्जरी करके या बोटॉक्स लगा के मसल को रिलैक्स करेंगे तो टो वॉकिंग कम हो जाती है। सेकेंड कुड बी अ वेस्टिबुलर कॉज टू बैलेंस थिंग्स आउट। लेकिन कई बार बच्चों के पांव की जो स्किन है इट इज हाइपर सेंसिटिव टू द टच ऑन द ग्राउंड, और इस कारण से वो अवॉइड करते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बच्चे टो वॉकिंग करते हैं। तो दीज आर वन ऑफ द 3 कॉजेज। बिल्कुल। तो हमें मुझे लगता है इस सेक्शन में प्रेशर को भी कवर करना चाहिए। तो जैसे आपने
टच के बारे में बताया, तो प्रेशर में भी ये होता है कि कुछ बच्चों को अगर हाइपर और हाइपो, तो हाइपो होगा तो वो सीक करते हैं प्रेशर, और हाइपर होगा तो वो अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। तो हाइपो के एग्जांपल्स ये होते हैं कि कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि अगर हमारा हमारा बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाए तो हम उसको वेटेड ब्लैंकेट देते हैं। तो वेटेड ब्लैंकेट होता है कि एक ब्लैंकेट है जो भारी है, तो उसको रैप करने से क्या होता है कि बॉडी पे प्रेशर काफी भारी, नॉट जस्ट काफी भारी है। हाँ, तो उसको रैप करने से जो एक प्रेशर का सेंसेशन मिलता है, जो प्रेशर बॉडी फील करती है, उससे उनको मतलब दे फील बेटर, उनको उससे उनकी एंजाइटी कम होती है, वो काम हो जाते हैं। ऐसा ही अगर स्विमिंग जो है, कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छी स्विमिंग करता है। तो जो स्विमिंग में भी जब आप पानी के अंदर होते हैं, तो जो व्हेन आपको पानी के आपको सराउंड करता है, तो जो वो प्रेशर की फीलिंग होती है और वो जो टच की फीलिंग होती है, उससे वो रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑटिज्म के जिनको स्विमिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दैट इज वो स्विमिंग, वो पर्पस और वो एक सेंसेशन ऑफ टच ऑफ वाटर एंड प्रेशर वो प्रोवाइड करता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हुआ उन लोगों में जिनमें हाइपो है। हाइपर वाले भी रहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को हग और गले मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, अगर उनको कोई जोर से पकड़ ले तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रेशर की जो एक सेंसेशन रहती है, उससे वो हाइपर सेंसिटिव रहते हैं और वो उससे उनको एंजाइटी होने लगती है। So theoretically, sir, pressure would stimulate the proprioception, okay, and क्योंकि proprioception receptors stimulate हो रहे हैं, तो brain को process करने का मौका मिलता है। And again, same principle, अगर hypo है तो आप ज्यादा चाहेंगे, अगर hyper है तो आप कम चाहेंगे। Sir, that's a great opportunity कि मैं बात करूं the Wheelbridges protocol, जो एक बहुत ही famous protocol है। इसको ब्रशिंग थेरेपी भी बोलते हैं, ब्रशिंग टेक्निक भी बोलते हैं। और किसी भी पेशेंट से बात करेंगे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले चुका है, बेनिफिट हो चुका है, वो बोलेगा ब्रश वाली थेरेपी, राइट। तो Wheelbridges प्रोटोकॉल एक बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड ओवर में टू डिसेंसिटाइज स्किन, स्पेशली अगर हाइपर सेंसिटिव स्किन होती है। तो ये जो फीमेल थी Wheelbridges, शी वाज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उन्होंने 2 ब्रशेस इन्वेंट किए, एक सेंसरी ब्रश है और एक डीप प्रेशर या थर्मा प्रेशर ब्रश। एंड उन्होंने पूरी प्रोटोकॉल बनाई कि 2 से 3 मिनट किस किस बॉडी पार्ट के अंदर डीप प्रेशर आप दें। एंड अगेन इट हैज टू बी डन अंडर सुपरविजन, इट कैन नॉट बी डन ऑन, पेट पे नहीं कर सकते, फेस पे नहीं कर सकते, बिकॉज इट कुड कॉज साइड इफेक्ट्स। बट Wheelbridges प्रोटोकॉल डिसेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से बॉडी एडजस्ट हो पाती है और एडेप्टिव फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। तो सबसे कॉमनली यही एक टेक्निक है जो किसी भी प्रोप्रियोसेप्टिव टच हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर यूजफुल होती है। नाउ रिगार्डिंग Wheelbridges, द ट्रिकी पार्ट इज कि अगर आप किसी क्रिटिकल इंसान से बात करेंगे तो बोलेंगे कि देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट Wheelbridges, वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, इट्स नॉट अ साइंटिफिक थिंग। व्हाइल पेरेंट्स से आप बात करेंगे एनेक्डोटली, दे विल से इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। व्हाट रिसर्च हैज शोन अस कि यस, नहीं है क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है कि इट डेफिनेटली हेल्प्स, बट अडेप्टिव फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट होता है। मतलब उनकी डे टू डे नॉर्मल दिनचर्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो गिवन दैट इसमें कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है, अगर ये सुपरविजन में होता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक। बिल्कुल, जिस चीज का नुकसान नहीं है तो उसको ट्राई करने का कोई डाउनसाइड नहीं है। और दूसरी चीज सर ये भी है कि द नेचर ऑफ चाइल्ड साइकाइट्री इज सच कि रिसर्च का एविडेंस बहुत कम है। मे बी 10 साल बाद हम सब बोलेंगे अरे तो बहुत बेस्ट था, या बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस अप्रोच थी। सो इट्स नॉट दैट कि एविडेंस नहीं है, मे बी अभी एविडेंस नहीं है, फ्यूचर में आ जाएगा, बट इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थेरेपी एंड इट्स कॉल्ड Wheelbridges protocol. Okay, that's great. Okay, similarly sir, जैसे आपने बोला water therapy, aquatic therapy, same principle, no evidence to support it is helpful, but adaptive functioning improve करती है। तो
इन सिंपल वर्ड सर, इट कम्स डाउन टू आप एक बैलेंस रखें अवॉइडेंस एंड एक्सपोजर का, कि उनकी फंक्शनैलिटी मेंटेन रहे. And if there's anything that helps, everybody has their success stories. If there's anything that helps, that's a great place to be. Last में हमें बात करनी है सर proprioception की. हाँ, तो आपने जैसे कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले कि proprioception में एक मोडालिटी है जिससे हमें हमारी बॉडी की, ब्रेन को पता चलता है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कहाँ पर हैं, किस एंगल पर हैं, किस लोकेशन पे हैं, और वो जो सिग्नल्स हैं वो रिसेप्टर्स रहते हैं जॉइंट में, और जो हमारे मसल्स हैं उनमें. तो कुछ अगेन हम जैसे हमने बात की, कुछ लोग हाइपो होते हैं, कुछ हाइपर होते हैं. राइट. तो जो हाइपो वाले लोग रहते हैं उनमें आप पेरेंट्स बताते हैं कि उनको जंप करना बहुत अच्छा लगता है. तो जो ट्रैम्पोलिन्स होते हैं, या आप ये कहिए जो स्विंग्स होते हैं, ये बहुत ही कॉमनली, मतलब मैंने सुना है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जैसे ही कोई स्विंग होगी वहां भागता हुआ जाएगा और एक दो घंटे वो स्विंग्स लेता रहेगा. करेक्ट. ठीक है. और वो कहते हैं कि इतना मुश्किल होता है उसको घर वापस लेकर आना. करेक्ट. क्योंकि उस अगेन वही वाला अगर हम प्रिंसिपल यूज करें कि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे उसको प्लेजर मिलता है, जिससे वो रिलैक्स होता है. एक मेरा सर एक क्लिनिकल केस ये था कि बच्चा तो फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल खेलता था, बहुत जबरदस्त खेलता था, उसमें बहुत रफनेस होती है, और वो बच्चा इतना रफ खेलता था कि सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी दंग रह जाते कि हो क्या रहे. बिकॉज अगेन ये बच्चे कई बार इतना रफ खेलते हैं क्योंकि उससे इनका प्रोप्रियोसेप्शन जो है स्टिमुलेट या ओवर स्टिमुलेट होता है. अगर ये हाइपो प्रोप्रियोसेप्शन में है, विच इज अ कॉमन फाइंडिंग इन ऑटिज्म. लाइक बच्चे बहुत हार्ड लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा, या वो टेबल पे बैठे हैं, अपना पाँव जोर जोर से जमीन पे मार रहे हैं, इतना जोर से कि पेरेंट्स को लगता है अपना टांग फ्रैक्चर हो जाएगा. बहुत जोर से चू करते हैं, बाइट करते हैं, बैंग देयर हेड या शेक देयर फीट्स व्हाइल सिटिंग. सो ये सब ओवर स्टिमुलेशन से प्रोप्रियोसेप्शन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे इनको प्लेजर होता है. इस वजह से अगर लेस प्रोप्रियोसेप्शन है, दे मे सीक मोर प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी. ज्यादा होगा तो उसमें कई बार बच्चे अवॉइड करते हैं एक्टिविटीज. मतलब ऑटिज्म का जो एक फैसिनेटिंग, या आप ये कहिए कि एक यूनिक जो फीचर है, हर बच्चा अलग है. राइट. हर केस अलग है. तो आपको देखना है कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं सेंसरी इश्यूज में, और आपको हर बच्चे का एक कस्टमाइज प्लान बनाना है, या हम बोलते हैं टेलर मेड. मतलब कि ऐसा नहीं है, रेडीमेड नहीं है हमारे पास कुछ भी. यहाँ पर एक पूरी इंटरडिसिप्लिनरी टीम करती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, तो उस हिसाब से एक प्लान बनाया जाता है. तो जो यही वाले जो हमने एग्जांपल्स दिए प्रोप्रियोसेप्शन में, कि जिसका हाइपर एक्टिव है, जो कि वो अवॉइड करेगा, अगर आप उसको स्विंग पे बिठाओगे तो वो रोने लग जाएगा. He does not want to do it. वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको अवॉइड करे, मतलब एंजाइटी होने लगेगी. तो अगर ये कहें कि सिर्फ एक प्रोप्रियोसेप्शन ही इसमें इन्वॉल्व है तो वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें वेस्टिबुलर सिस्टम भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है. क्योंकि आप जब स्विंग पे ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो आपका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, जो कि इनर ईयर में आपने जैसे बताया, तो वो बैलेंस का सिग्नल भेजता है ब्रेन को. राइट. ठीक है. तो जैसे जो बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव है, जिनका वेस्टिबुलर सिस्टम, तो वो स्विंग्स को अवॉइड करेंगे, वो जंपिंग को अवॉइड करेंगे, वो ट्रैम्पोलिन्स पे जंप करना अवॉइड करेंगे. तो अगर आप उनसे करवाने की कोशिश करेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं हर बच्चा ऑटिज्म का एक जैसा है, और हमें पता है कि ऑटिज्म में अगर ये ट्रैम्पोलिन पे या स्विंग पे जाएगा तो इसको अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है. सारे बच्चे अलग हैं. ये टेलर मेड अप्रोच है. बिल्कुल कहे. बट अगर ऐसी सिचुएशन का हम नोट करें, बच्चा सीढ़ी भी नहीं ऊपर नीचे चढ़ते हैं, या बहुत क्लमजी होते हैं, एक दूसरे दे बम्प ऑनटू अदर्स, अगर हाइपो है तो बैलेंस का प्रॉब्लम होता है. चलते चलते गिर जाएंगे. बिल्कुल. और वो कहेंगे कि ऐसे कैसे गिर गए, क्योंकि वो प्रोप्रियोसेप्शन और जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो हाइपो एक्टिव है. तो वो जिस स्पीड से और जिस एफिशिएंसी से जो सिग्नल्स भेजने हैं ब्रेन को, वो वैसे नहीं जाते हैं, वो गिर जाते हैं. तो ये भी देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा गिरते हैं. करेक्ट.
और ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है तो वेट बेयरिंग, सुपरवाइज वेट बेयरिंग, यूजुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, जैसे पुशअप हो, वेट लिफ्टिंग हो, ये अगेन प्रोप्रियोसेप्शन को एक्टिवेट करती है। डांसिंग, योगा, वेटेड ब्लैंकेट, ट्रैम्पोलिन। एक सक्सेस स्टोरी मेरी ये थी कि एक पेशेंट, बहुत यंग पेशेंट हु वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद ऑटिज्म, एंड सडनली समथिंग हैपेंड। 6 महीने बाद जब मैंने फॉलो अप अपॉइंटमेंट देखा कि that person was doing a lot better, and the one reason वो they did better was dancing. And dancing अगर आप नोट करें, इतना कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटी है कि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ स्टिमुलेशन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उनको डांस, जब वो डांस करते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। तो अगेन उसका वही कॉन्सेप्ट है कि कुछ अगेन प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिबुलर सिस्टम जो वो एक्टिवेट होता है, और तो उससे मतलब डोपामीन रिलीज होता है, और उससे प्लेजर मिलता है, और उससे एंजाइटी कम हो जाती है। सर एनीथिंग एल्स जो शायद अपन मिस कर रहे हो या नहीं? मुझे लगता है कि वी कवर्ड एवरीथिंग। मैं जाते जाते एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल, या मैं और डॉक्टर गांधी बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं है, इन सबको नहीं फॉलो कीजिए। जैसा उन्होंने बोला, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके लिए काम करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फॉल्स मार्केटिंग से बचें। अगर आप कुछ भी चीज ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले देखें कि इज देयर एनी हार्म इन डूइंग इट। गांजा पीने से आजकल बहुत चल रहा है, गांजा पीने से आई कांटेक्ट इंप्रूव होता है, मैरिजुआना, कैनबिस, सीबीडी ऑयल। हाँ, तो आई वुड बी हेजिटेंट क्योंकि देयर इज अ हार्म। लेकिन अगर हार्म नहीं है तो दूसरा सवाल, जब भी मैं किसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की वेबसाइट देखता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ वो क्लेम क्या कर रहे हैं। तो क्लेम कि इससे क्या इंप्रूव होगा शुड बी रीजनेबल। कि कोई ये बोले कि आप ये वाटर करें या ये मसाज से आई कांटेक्ट क्योर हो जाएगा, दैट्स अ फॉल्स क्लेम। बट अगर कोई बोलता है अडेप्टिव फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, इससे आपको बेटर फील होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, दैट्स अ मोर ट्रांसपेरेंट, रीजनेबल गोल, and those are the treatment, as long as they don't hurt, families should consider. And for every kid, the parents know the best that what is working for them. Research सब कुछ बदलता रहता है, बच्चे को क्या पसंद है, कैसे कंफर्टेबल है, वो मैटर करता है। And that's the whole goal of this project. I have huge respect for occupational therapists. They do great job, and all of this should be done under the supervision of a good occupational therapist. बिल्कुल सही बात है। Right? All right. Okay. So अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, and please don't forget to subscribe, share and like. Okay? Okay, great.